नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है। इन 40 वीडियो में से आज आप 20 नंबर की वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 19 वीडियो तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। दोस्तों, है ना, जितने भी पास्ट में हमने किसी भी एग्जाम के ऊपर प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाया है, उसकी फ़ायदा आपको एग्जाम में समझ में आ गई होगी अब तक, अगर आप हमसे कुछ भी दिन पहले जुड़े हुए हैं तो उसी उम्मीद के साथ ये प्रैक्टिस सेट से भी उतना ही फ़ायदा होगा, कोई डाउट नहीं रखिएगा। और मैंने आपको बताया है कि हमारे इस चैनल के कंटेंट पे आप नाम पे मत जाना, आप सिर्फ काम पे फोकस करो। जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसे पढ़ा कीजिए और जो फैक्ट है उसको आराम से जो है तैयार करते रहिए। आपकी रिजल्ट ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। आज का ये 20वां वीडियो बीएसएससी के ऊपर। बीएसएससी के अलावा जिनको यूपीपीएससी देना है, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम देना है, जरूर देखेंगे। बिहार की एसएससी की एग्जाम है तो इसमें जो है क्या रहेगा अलग, जो आपको एसएससी से इसके अलग बनाता है, तो इसमें बिहार के कुछ क्वेश्चन होते हैं। बाद बाकी फैक्ट में उन सब क्वेश्चन को लपेटा गया होता है जो एसएससी भी पूछती है, रेलवे भी पूछती है। ठीक है, पहला जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे पहले अलकनंदा नदी में मिलती है। कल मैंने नदी के ऊपर आपको जो है रिवीजन करवाया था। इस रिवीजन की पहला टेस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे पहले अलकनंदा नदी में आकर समाती है। ऑप्शन है नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी और पिंडार। राइट आंसर है जी इसमें से नंदाकिनी। राइट आंसर कौन है? नंदाकिनी। अगर इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन और होता धौली गंगा, तो धौली गंगा सबसे पहले, है ना, मंदाकिनी में आके मिलती है। लेकिन धौली गंगा ना होने के कारण जो दूसरा मिलती है आपका नंदाकिनी, यही राइट आंसर इस ऑप्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि जब अलकनंदा नदी आपके बद्रीनाथ से जो है यहाँ से निकल रहा है, ये नीला कलर से जो है, इत्तेफाक देखिए ये भी नीला कलर का अलकनंदा नदी, तो सबसे पहले इसे विष्णु प्रयाग में, है ना, धौली गंगा नामक नदी मिलती है विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी नदी मिलती है इसे, है ना, नंद प्रयाग में। कल मैंने इसे बताया भी था कि नंदाकिनी और नौ से नंद, है ना, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पिंडार नदी मिलता है ये कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। फिर रुद्र प्रयाग में आपका मिल जाता है कौन? मंदाकिनी, है ना। इसके अलावा देव प्रयाग में मिलता है आपका कौन सा भैया? भागीरथी। और ये वाली फॉर्मेशन क्या हो गया जी? गंगा का। ठीक है मेरे भाई, देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा इसमें, है ना, कि ये जो है लेफ्ट साइड से कौन मिल रहा है और राइट साइड से कौन मिल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं एग्जाम के अंदर, है ना, कि लेफ्ट से कौन मिल रहे हैं, राइट से कौन मिल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाली इमेज देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, है ना। इसके अलावा जो प्रयाग वाला मैंने 4-5 बताया, जरूर ध्यान रखिएगा कि किस प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा में आके समाती है, और देव प्रयाग में गंगा मिलती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। अलकनंदा में सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी जाकर मिलती है, जैसा कि आपने फिगर से देखा। अलकनंदा में नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है। इनके अलावा अलकनंदा में गंगोत्री हिमानी, है ना, अलकनंदा जब गंगोत्री हिमानी से निकलकर भागीरथी, है ना, से देव प्रयाग में मिलती है, तो इसी संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अभी बता चुका। गंगा उत्तराखंड में देव प्रयाग से आगे निकलती है, तो सबसे पहले उत्तर दिशा के तरफ से, ध्यान रखिएगा ये वाला जो है पॉइंट बड़ा ही क्रिटिकल है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। उत्तर दिशा से आकर सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? राम गंगा नदी मिलती है। और इस तरीके से गंगा का पहला सहायक नदी कौन बना? तो राम गंगा बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार राम गंगा गंगा की पहली सहायक नदी बनती है। यमुना गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, और सभी सहायकों नदी में सबसे बड़ी नदी है यमुना गंगा की। ठीक है, ये दक्षिण के दिशा से आके मिलती है, यहाँ से मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद में, है ना। इनके अलावा गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जी सोन। ये सोन कहाँ से निकलता है? तो जहाँ से आपका नर्मदा मैया निकलती है मैकाल रेंज के अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से, वहाँ से सोन भी निकलती है। तो सोन जो है चला जाता है सीधी दिशा में, और नर्मदा पश्चिम के उल्टी दिशा में बहने लगती है, लेकिन निकलती है दोनों सेम जगह से। ठीक है भाई, तो ये सोन नदी जो है ये भी गंगा में समाती है। तो ये कहाँ पे समाती है? तो बिहार में पटना और आरा के बीच में समाती है। ठीक है, तो आरा के समीप में यहाँ पे लिखा हूँ। इसके अलावा ये किस दिशा से आके समाती है? तो दक्षिण दिशा से आके समाती है। और सोन नदी जो है ये गंगा की सेकेंड
सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना के बाद? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। भारत में कितने नदी को जो है विस्तृत नदी का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे तो सैकड़ों नदी है, लेकिन विस्तृत नदी का दर्जा मात्र 12 नदी को दिया गया है। ठीक है, 12 नदी को दिया गया है। इस फॉर्म में बहुत सारे चीज मैं बताया हूँ। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। इसके अलावा मिट्टी कितने प्रकार के हैं? मेजर वाला 8 प्रकार के हैं। हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 हैं। तो ये सब कुछ ज्योग्राफिकल जो आपका डाटा है जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने का काम करती है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है, जो धुबरी से सादिया को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका वाटर पाथ है 1 और 2, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? यानी सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन से पौधे का फॉर्म है जिसके जड़, तना और पत्ती विभक्त नहीं होते, यानी इकट्ठे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आपको मैं याद होगा तो बताया हूं कि भाई जो थैलोफाइटा समूह होते हैं उसमें संवहनी ऊतक तथा अंगों का विभाजन का अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थैलोफाइटा में कौन आएगा जी? क्योंकि यहाँ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इस प्रकार से तो लिखा ही नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट जीव और ये जो भी पेड़ पौधे उनका नाम दिया गया है। तो एक है फर्न, मर्सिलिया, स्पैरोगोरा, मोरपंखी। इसमें से हो जाएगा जी स्पैरोगेरा। स्पैरोगेरा आपको थैलाफाइटा समूह में आता है। बाद बाकी फर्न, मर्सिलिया, मोरपंखी ये सभी के सभी आपके टेरिडोफाइटा में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पैरोगेरा राइट आंसर होता हुआ है ना। स्पैरोगेरा थैलोफाइटा समूह वनस्पति जगत से जुड़ी हुई पौधा है, बता दिया। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। एक एक बात आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर हैं, और एक जो पॉइंट देख रहे हैं ये कई सारे क्वेश्चनों के आंसर छुपे होते हैं। अच्छे से सुनिएगा, है ना, इग्नोर नहीं कीजिएगा। चैनल बेशक छोटा है, ज्ञान बहुत बड़ी दूंगा, है ना, और वही दूंगा जो एग्जाम में आएगी दोस्तों। ये बरबर नहीं कि 24 घंटा हमारा इंटरप्राइजेस तो है नहीं कि भाई दिन से रात तक क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है हमारा। हम एक ही आज देंगे वीडियो, क्योंकि इतना तो कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो देंगे काम के देंगे, ऑथेंटिक देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें पेड़ पौधे के साथ साथ कौन कौन से आ जाएंगे? शैवाल आ जाते हैं, और काफी हद तक बैक्टीरिया भी इसी में आ जाते हैं। किसमें? थैलोफाइटा समूह में। इसीलिए इससे जो है आपके पादप जगत का सबसे बड़ा समूह बनाता है ना, वनस्पति जगत का थैलोफाइटा को। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा थैलोफाइटा समूह में क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती ये विभक्ति नहीं देखी जाती, एक के गो में होता है, और संवहनी ऊतक भी नहीं होते हैं। अब संवहनी ऊतक मतलब क्या हुआ? संवहन से तो हिंदी तो समझ में पूरी आती है, इंडिया के हम लोग भाई। संवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के जैसा सेंस निकलता है इसका। तो संवहनी ऊतक पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जहां जाइलम से आप जल का जो है सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये पौधा के अंतर की बात हो रही है, और फ्लोएम से जो है फूड की सप्लाई यानी खाना की सप्लाई होती है। तो ये दोनों ऊतक भी नहीं होते आपके कौन से समूह में जी? थैलोफाइटा समूह में। ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसीलिए इनके अलावा संवहन और चालन से एक और क्वेश्चन आपके फिजिक्स में पूछा जाता है, चालन और संवहन। ठीक है, ये तो अभी आपने बायोलॉजी के अंदर संवहन को पढ़ा। एक आपका संवहन जो है फिजिक्स के अंदर भी क्वेश्चन संवहन और आपका चालन से आता है। आपसे पूछता है कि कोई भी ठोस, कोई भी सॉलिड स्टेट की जो आपका पिंड है या वस्तु है वो किस विधि से गर्म होती है? आप कहते हो जी ये चालन विधि से गर्म होती है। और जो भी गैसीय है, गैसीय पदार्थ है या द्रव अवस्था में है कोई भी चीज, तो ये किस विधि से गर्म होगा? तो ये जी आपका संवहन विधि से गर्म होता है। ये फिजिक्स का टर्म है। मैं फिर से बायो पे लौट के आता हूं। थैलोफाइटा समूह में आने वाले प्राणी जैसे स्पैरोगेरा, क्लाइडोफोर, ये सब जो है आपका थैलोफाइटा में आ जाएगा। इनके अलावा टेरिडोफाइटा अन्य ऑप्शन में था, इसीलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। टेरिडोफाइटा समूह में आने वाले कुछ प्राणी जैसे फर्न है, हॉर्स टेल है ना। इसके अलावा इस समूह में है ना जड़, तना एवं पत्तियां ये सभी अलग अलग होते हैं। जैसे हम नेचुरली पौधे को या फिर हम आम वे में पौधे को जानते हैं
हैं उस प्रकार से आपको पाया जाएगा किसमें, टेरिडोफाइटा के अंदर। इसमें संवहनी उत्तक भी पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कॉमा लगा के है। और सीजीएल में 21 में ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि भाई है ना, बच्चे याद कर लिए संवहनी उत्तक होते हैं टेरिडोफाइटा में, संवहनी उत्तक को समझ लिए, जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक के अंतर्गत आ जाता है, टिक कर दिया, आगे घर हो गए खराब, है ना। तो क्यों खराब हो गए, क्योंकि जो जाइलम होता है ना, ये संवहनी उत्तक जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम होगा उसमें बहिकाओं वेसल्स की जो है अनुपस्थिति पाई जाती है टेरिडोफाइटा में, ठीक है भाई, जो इस कारण इसे अलग बनाता है संवहनी उत्तक होते हुए भी, ठीक है। उसी प्रकार से जो फ्लोएम है इसमें जो है कंपेनियन सेल इसकी अभाव पाई जाती है, तो होते हुए भी अभाव है इन दोनों के संवहनी उत्तक में, तो इसे अच्छे से थोड़ा देख लें। इनके अलावा जिम्नोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी पौधा कहते हैं, नन लिखा गया है, नग्न, नग्न है ना, नग्न बीजी पौधे कहते हैं। इसके अंदर साइकस, पाइनस इत्यादि, है ना, चीर का वृक्ष हो ना, इसके अलावा साइकस से साबूदाना वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये सब आपके किस में आ जाता है, जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, इसे है ना नग्न बीजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर लेता है सीधे सीधे, खास करके रेलवे बहुत पूछता है कि दुनिया में सबसे ऊंची पौधा मतलब पादप पौधा कहिए, पेड़ कहिए, कौन है, तो एक तो आंसर होता है जी सिकोया, है ना। तो ये सिकोया जो है ना, ये नग्न बीजी है, नग्न बीजी, नग्न बीजी, नग्न बीजी। और सबसे ऊंचा पौधा जो होता है ना, यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस गांव घर में भी दिख जाएगा, सपेता का पेड़ बोलते हैं इसके जो मतलब जो आपका तना वाला मतलब जड़ से निकला हुआ जो बहुत सीधा पेड़ होता है और व्हाइट व्हाइट छाल छोड़ने के बाद बहुत अच्छा व्हाइट व्हाइट दिखता है, सपेता बोलते हैं यूकेलिप्टस को, है ना। तो ये आवर्त बीजी पौधे में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन आवर्त बीजी और नग्न बीजी आपको जो है इंडल्ज ही न करे, प्रश्न में सिर्फ यही पूछे कि दुनिया में सबसे लंबी वृक्ष, तो आप सिकोया को टिक करके आना, न कि यूकेलिप्टस को, गलती हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ प्लान कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले पीडीएफ का लिंक आपको कहां मिलता है, डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ये जो लिंक है किस चीज का भैया, व्हाट्सएप का है, क्लिक करोगे हमारे व्हाट्सएप पे आपको ले जाएगा, आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो, ठीक है। इसके अलावा है ना, जो आपका ये 25 में क्या मिलता है आपको, रुपए 25 में, है ना, $25 नहीं रुपए 25, ठीक है। एसएससी का 57 क्लास का नोट मिलता है, जो हमने 6-7 महीना पहले आपको जो है प्रोवाइड करा दिया था। 57 क्लास है जी, करीब आपके इसमें जो है करीब 9000 के फैक्ट हैं, ठीक है। तो एक फुल फ्लेज बुक है, एक फुल फ्लेज बुक है, और मैं कहता हूं कि मेरा ये 57 क्लास की पीडीएफ किसी बुक पे भारी है, तो इसमें कोई गलती नहीं कह रहा हूं, ठीक है। एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें भैया। 35 है, तो ये जो आप एसएससी जीडी वाला जो सीरीज चलाया गया है, जो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए है भाई, देखना है, एसएससी का प्योरली कंटेंट है उसमें, तो उसके साथ आपका टॉपिक वाइज भी मुफ्त मिलेगा मात्र 35 में। इनके अलावा 35 में जो भी आप क्लास वॉच कर रहे हैं, ऐसे क्लास के 40 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें से आज ये 20वां क्लास अगर आज ज्वाइन करते हैं तो 20 पीडीएफ मिलेगा, साथ ही टॉपिक वाइज फ्री मिल जाएंगे। सिर्फ 35 में यूपी पुलिस के लिए स्टार्ट हुआ है क्लास, इसमें जो है आपका 25 वीडियो आएगा, अब 2 क्लास हो चुकी है, टॉपिक वाइज इसमें मुफ्त मिलेगा। 60 करते हैं तो जो जीडी का न्यू चला है इसमें 35 क्लास आएंगे, बीएसएससी के 40 क्लास आएंगे और टॉपिक वाइज आएंगे। 70 में जीडी 57 क्लास वाला, बीएसएससी के 40 क्लास और टॉपिक वाइज। 90 में करते हैं तो एक 21 क्लास जो आईबी, डीपी इस सब के लिए चलाया गया था, ये भी आपको मिल जाता है 70 और 20 इंक्लूड करके, और मात्र 10 और इंक्लूड करते हैं ना तो यूपी पुलिस भी इसमें 25 क्लास और आ जाता है। मैं तो कहूंगा अगर आप वास्तव में जो है अपनी जीके जीएस से नैया पार लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं कहीं ना जाऊं, एक ही जगह सटीक वे में बिना झंझट का जो है एग्जाम निकले, तो ये 100 रुपए की पीडीएफ लो। और इसके साथ कुछ शर्त भी है, ऐसा नहीं कि ये पीडीएफ पढ़ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है 2500 के 2500 आपको यादें हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने और याद होने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो याद करवाने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं, ताकि अन्य प्रश्नों को लिंक करके जब मैं बताता हूं तो आपको पूरा का पूरा याद आएगा उस एग्जाम हॉल के अंदर। तो वीडियो अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको 3 प्लेलिस्ट देखना होगा, एक 57 वाला, एक टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक बैच है जिसमें 20 से 25 वीडियो है छोटे छोटे, है ना, ये देखना है। जैसा कि अभी भी टॉपिक बैच चल रहा है कुछ टॉपिकों को लेके, तो ये सब कर लीजिएगा। तो जिनको भी पीडीएफ से लेने की इच्छुक हैं, जो भी बच्चे हैं, वो आपके इस नंबर पे या फिर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगला प्रश्न है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में कितने नए देश सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। सदस्य कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स में अपने आप में 5 ही देश है। सदस्य के लिए भी आमंत्रण कौन दिया है, पाकू दिया है, पाकिस्तान दिया है, ठीक है। तो ब्रिक्स में जो है जो नए सदस्य के रूप में इन्वाइट किए गए थे अटेंड होने के लिए, तो ये मात्र 6 देश को किया गया था 2023 में, नए वाले को, पुराने तो और भी थे, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 सबसे पहले कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ये सब में आप मैच देख
देखते हैं। इसके अलावा 6 नए देश जिसे आमंत्रित किया गया, ये VVI रहेगा आने वाले एग्जाम में, यही तो खोजता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। तो ये है आपका मिस्र, है ना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो ये वो 6 देश हैं जो आपको जो है इन्वाइट किया गया था जिनको, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा ब्रिक्स का जो गठन हुआ है ये कब हुआ था, तो ये 2009 में हुआ था। सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक, है ना, सबसे पहले इसका नाम था BRIC, ब्रिक, है ना। इसमें था ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हो गए। तब से लेकर आज तक इसे हम ब्रिक्स कहते हैं, एस लग गया, साउथ अफ्रीका नाम के ऊपर ही है। ब्रिक्स की अगली बैठक 2024 में रूस के कजान में होगा। कहां पे होगा भाई, रूस के कजान में होगा। कजान जगह का नाम है। न्यू डेवलपमेंट NDB बोलते हैं इसे, NDB को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसकी मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान इसके जो हेड है ना, अध्यक्ष जो है ना, ये ब्राजील के राजनेता डिल्मा रोसेफ है, जो ब्राजील की पहली महिला राजनेता भी थी, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामफोसा। ये इसलिए आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स की बैठक हुई है ना। इसके अलावा राजधानी प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की। मुद्रा रैंड है। घास की मैदान को सवाना कहते हैं जो उष्णकटिबंधीय होते हैं। आपका गर्म वाला हॉट रख लीजिए यार इसका नाम। और बेल्ट आपका शीतोष्ण घास के मैदान है, जो आपका ठंडा वाला है कूल रख देते हैं, समझने के लिए भाई आपको समझाना है। क्रूगर नेशनल पार्क, ये भी साउथ अफ्रीका में है। क्रूगर नेशनल पार्क जो दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। और भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सा है, आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर डिमांड है। ऑप्शन है जी हेमिस, ऑप्शन है जी नागा अर्जुन। क्वेश्चन को सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोल रहा हूं। ऑप्शन है जी पेंच, ऑप्शन है जी ओरंग, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है। बताइएगा कि भारत के सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए जापान में जो है अभी भूकंप आई थी, कितना खतरनाक है भैया, है ना। इसके अलावा बिहार के पटना में स्थित प्रसिद्ध पत्थर के मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के पुत्र ने करवाया था, ठीक है। बिहार के पटना में पत्थर मस्जिद है। पत्थर मस्जिद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, सैफ खान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका इसे सांगी मस्जिद भी कहा जाता है। इसे पत्थर से निर्माण किया गया है, इसीलिए इसका नाम हो गया पत्थर मस्जिद, ठीक है। तो ये किस मुगल बादशाह के पुत्र के द्वारा करवाए गए थे, तो जहांगीर के पुत्र परवेज शाह के द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। कहां पे, पटना में। और ये बन के हुआ था तैयार 1621 ईस्वी में। इसे सैफ खान की मस्जिद या संगी मस्जिद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है किस जो है अंग्रेज के समय हुआ था, तो कहिएगा बैरन हैंगस्टस के समय। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना, बैरन हैंगस्टस। इसके समय 1786 में हुआ था। इसी के समय एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। ये आपके एग्जाम में काफी आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी के समय में हुआ था। 1774 में, है ना, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन इसी रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो आपका जो गोलघर है ना, इसके वास्तुकार या फिर डिजाइनर कौन थे, तो जॉन गस्टिन, है ना, इंजीनियर था, इस प्रकार से नाम है। यह अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले बहुत भयंकर अकाल आया था, ठीक है। इनके अलावा बिहार के पटना में स्थित, है ना, बिहार के पटना में स्थित एक सेकेंड, मनेर शरीफ, इसे मनेर लिखिएगा, मनेर, है ना, मंदिर लिखा गया है। मैं करेक्शन करके PDF दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि मैं अपने घर वाले के सहयोग से ही जो है ये आप काम कर पाता हूँ। प्रश्न और फैक्ट मैं लिख के देता हूँ, बाद में वो टाइप कर देते हैं हमारे घर में लोग जो है अन्य, है ना। तो कुछ यहाँ पे मिस हैं तो मैं आपको जो है ठीक करके दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। मनेर शरीफ में पीर मखदूम सैयद शाह दौलत मनेरी का मकबरा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार का पहला रामसर साइट जो है कबर झील या कबर ताल भी इसे कहते हैं, ये आपके बेगूसराय में है। तो सबसे पहले इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था, है ना। एक क्वेश्चन और दाग रहा हूं, वर्तमान में भारत में किस स्टेट के रामसर साइट में सबसे अधिक जो है आपका जगह को शामिल किया गया है, यूपी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा अगला प्रश्न है, आमाशय छोटी आंत अपेंडिक्स कोलन में किस पाचन अंग में अम्ल होता है। ये 4 गो अंग का नाम दिया है, आमाशय, छोटी आंत,
अपेंडिक्स और कोलन। इसमें जो है किसमें आपका पाचन अंग के अम्ल होते हैं तो बताइए। तो भाई आमाशय में जो है पाचन अम्ल होते हैं। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है आमाशय को पेट भी कह देते हैं, सिंपल सी बात में भाई, ठीक है भाई, उधर भी कह देते हैं, पेट से जो है निकलता है भाई। तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो है ये प्रोटीन को सरल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलते हैं। ये नहीं कि पूर्णतः वहीं पच जाता है प्रोटीन, इसके लंबे प्रोसेस होते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि भाई बड़े बड़े पत्थर को अगर खड़ी बनाना है तो पहले बड़े से 5 किलो से 2 किलो में टूटेगा, फिर 1 किलो में, फिर आधा किलो में, फिर 100 ग्राम का बनेगा ना। तो उसी प्रकार से जो है पाचन के काम स्टार्ट होता है पेप्सिन के द्वारा, है ना। और एंजाइम और हार्मोन क्या होता है, किस किस ग्रंथि से निकलती है मैं बता दिया हूँ, डक्ट के माध्यम से, क्योंकि हार्मोन जो है आपके पूरे शरीर पे इफेक्ट करता है, एंजाइम जो है किसी पार्टिकुलर जगह पे शरीर के अंदर जो है वर्क करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रोटीन जो है मुख्य रूप से क्या है तो भैया बताइएगा, एमिनो एसिड है। और अपने अंदर कितने प्रकार की एमिनो एसिड है, 20 प्रकार की है एमिनो एसिड जो होती है 20 प्रकार की। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, खास करके बच्चों में कौशी और कर, है ना, कुपोषण वगैरह जो होता है प्रोटीन की कमी से ही होता है। आप देखेंगे कि पेट आगे की तरफ भाग रहा है और बॉडी जो है सूखता जा रहा है, तो ये सब जो है प्रोटीन कुपोषण का लक्षण है ये सब। इनके अलावा जो मनुष्य में के लार में क्या होता है भाई, टाइलिन और इमिलिस। तो ये टाइलिन और इमिलिस एंजाइम जो है ये किस पे काम करना स्टार्ट करता है, स्टार्च मांड पे काम करना स्टार्ट करता है। स्टार्च मांड इस पे काम करना स्टार्ट करता है। स्टार्च वगैरह को आप सभी देखे हैं, जो आपका आटा चालने के बाद चोकर वगैरह फेंकते हैं, या अनाज का जो ऊपरी परत होता है वो स्टार्च होता है जनरली। इनके अलावा भोजन के माध्यम से आए हुए कीटाणु इत्यादि की हत्या या फिर इससे शुद्धि कौन करता है भोजन को, तो HCl। देखिए प्रभु ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, आप देखोगे है ना, कि भाई नाक के रास्ते भी कुछ ना जाए, इसीलिए नाक के अंदर बाल बनाया। ऐसा नहीं कि बाल कटवा लेते हैं हीरो बन जाते हैं, वो काम के हैं भाई, है ना। तो इसे आप जाने दीजिए, हटाइए, है ना। फिर भी हम कितने भी सेपरेट से खाए ना तो कुछ ना कुछ चला जाता है आपका भोजन के माध्यम से, ये हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह अदृश्य होते हैं, है ना। तो इसको शुद्धि कौन करता है, तो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इनके अलावा मानव शरीर में वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में। और भोजन सबसे अधिक समय तक कहाँ रहता है, छोटी आंत में ही रहता है। और भोजन का स्वांगीकरण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ये तीनों बात छोटी आंत को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है अपने पाचन क्रम में। ठीक है मेरे भाई, स्वांगीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भोजन में जो अर्क गया, आप जो चीज खाए वो बॉडी को लगना है ना, तो ये कहाँ से मिलेगा उसके रस, तो ये मिलेंगे भैया आपके छोटी आंत में। इसके अलावा उड़ीसा के प्रसिद्ध त्योहार धनु यात्रा कितने दिनों तक चलती है, तो ये त्योहार दादा 11 दिनों तक चलती है धनु यात्रा। इसे दुनिया की सबसे बड़े ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है, खुला रंगमंच का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे, नौखाई होता है, नवकलेश्वर होता है, रजो पर्व होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है। कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो 10 रुपए की नोट पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपके उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारे चीजें बता दिया हूं। उड़ीसा में जो है आपका चिल्का झील वगैरह उड़ीसा के अन्य में आएंगे, तो उड़ीसा में चिल्का झील हो जाएगा, उड़ीसा में गहीर माथा हो जाएगा, उड़ीसा में नंदनकानन हो जाएगा, उड़ीसा में देवमाली की चोटी हो जाएगी, उड़ीसा में जो है आपका महेंद्रगिरी की चोटी हो जाएगी। उड़ीसा में और ज्यादा आएंगे, गोल्डन जो बीच है गोल्डन बीच हो जाएगा, लिंगराज मंदिर हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हो जाएगी, गोटीपुआ नृत्य हो जाएगी, ओडिसी नृत्य हो जाएगी। ये सब उड़ीसा के अंदर होता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, है ना। इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। आपके 4 ऑप्शन है जी, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। इन सबों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ओरंग जो है ये तो असम में है ना, राजीव गांधी ओरंग नाम हुआ करता था पहले, अब जो है सिर्फ ओरंग कर दिया गया है। तो ये आपका कहाँ पे है, असम में है। बाद बाकी 3 जो आपने देखा, जल्दपारा, बुक्सा और गोरुमारा, ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में छपरामारी वन्य जीव अभयारण्य भी है, महानंदा वन्य जीव अभयारण्य भी है। महानंदा से कुछ याद आया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। महानंदा जो है ये गंगा की जो है आखिरी सहायक नदी है इंडिया के अंदर। ठीक है मेरे भाई, आखिरी सहायक नदी है इंडिया के अंदर, शब्द को सुनिए। और पहला सहायक नदी कौन सा बताया था, रामगंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रामगंगा भी नेशनल पार्क है और महानंदा भी वन्य जीव
अभयारण्य है, तो कितना अच्छा है याद करने के लिए कि शुरू भी आपसे और खत्म भी आपसे। ठीक है मेरे भाई। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ ये बांग्लादेश तक भी फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा जो है डेल्टा क्रिएट करता है दुनिया का। ठीक है, ये जो है आपका सुंदरबन, यहाँ पे सबसे बड़ी डेल्टा होती है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। इसी में सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है और रॉयल बंगाल टाइगर भी इसी जो है आपका सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार के वन होते हैं? मैनग्रोव प्रकार के। मैनग्रोव वन को और क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। मैनग्रोव वन कैसा वन होता है भाई? खारे पानी की वन होती है। मैनग्रोव वन की और क्या मतलब विशेषता है कि इसके जो उत्पाद हैं, इसके जड़ हमेशा पानी में डूबे होते हैं ना। जड़ से आधा तना हमेशा पौधे का जो है पानी में डूबा रहता है। दलदला वाला जो है ये वो होता है, दलदल वाला वन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? हाँ, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है भैया? बीजापुर में स्थित है। बीजापुर के जो गोल गुंबज है ना, इसी का आप दूसरा नाम मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कह सकते हो। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं आप जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए घर पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण देना है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश, इलबारी वंश, ममलूक वंश ये सब भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था, है ना। लेकिन इसका पूर्ण काम जो है ना निर्माण, ये अली आदिल शाह द्वितीय के समय हुआ। तो इसके बनाने में दोनों का है। नींव किसने रखा? तो आपका रखा था आदिल शाह सेकेंड, और पूर्ण किसने करवाया? अली आदिल शाह सेकेंड। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन पूर्ण कौन करवाया? उनके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया। सेम फंडा यहाँ भी है। ठीक है, इसी गुंबद के प्रांगण में मोहम्मद आदिल शाह की जब मृत्यु हो गई तो दफनाया गया, इसीलिए इसे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है, जो बीजापुर के गोल गुंबज ही हैं। इनके अलावा के प्रांगण में है, माफ कीजिएगा। इनके अलावा झूलती हुई मीनार, इसे अब्दुल सीदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चार मीनार आप सभी जानते हैं, है ना। चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया, यह हैदराबाद में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, देखिए हैदराबाद में आधुनिक जो है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी स्थित है आपका हैदराबाद में, जो रामानुजाचार्य का बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? आपके गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा के किनारे। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये सब ध्यान रखेंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के प्रांगण में बनाया गया, जो दिल्ली में है ना। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा, अच्छा ये जो अलाई दरवाजा है ना, ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है भाई, अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में ही है और इसे मुगल वंश के जो आपके विधवा थी बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। दोनों सेम नेम है ना, एक ही आदमी का नाम है। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये मुगलों में सभी मकबरा में पहला गार्डन जैसे मकबरा बनाया गया था। इनके अलावा प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पे है? दिल्ली में है। विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है ना। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। लोटस टेम्पल जो बहाई धर्म से संबंधित है कहाँ पे है? ये भी आपके दिल्ली में है। ठीक है, इस उद्योग में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? किसी भी उद्योग में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे प्राप्त किया जाता है? तो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता को स्थापित करके जो है संतुलन कीमत किसी भी फर्म उद्योग में जो है आप प्राप्त करते हैं। फर्म मतलब होता है भाई फैक्ट्री से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था प्रतियोगिता, तो एक प्रतियोगिता की तैयारी तो आप भी कर रहे हैं परीक्षा का, लेकिन जब इकोनॉमिक्स में प्रतियोगिता की बात होती है तो समझ जाइएगा बाजार की बात हो रही है। ठीक है, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण, है ना। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति के शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मांग का नियम किसने दिया था ये भी कमेंट कीजिएगा, सब बता रखा हूं। इसके अलावा किसी फॉर्म या उद्योग का संतुलन निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समान
समानता के आधार पर होता है, जैसा कि ये प्रश्न का बेस भी था। पूर्ण स्पर्धी के अंतर्गत किसी फॉर्म का संतुलन निर्धारित होता है यदि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। पूर्ण स्पर्धा से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा बेचने वाला है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन जो है स्मिथ ने किया था। अर्थशास्त्र में माल्थस ने अर्थव्यवस्था को जनसंख्या से रिलेट करवाया था वृद्धि के तौर पे कि भाई जनसंख्या इतने बढ़ रहे हैं और रोजगार इतने भी बढ़ रहे हैं, है ना। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उपलब्ध हो, है ना। अगर विक्रेता बहुत कम हो जाएगा तो ऐसे बाजार को एकाधिकार कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि क्रेता बहुत जो है रहे और विक्रेता भी बहुत रहे तो इसे जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। इसके अलावा यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या है, तो यूगोस्लाविया की मुद्रा है जी दिनार। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। जापान की मुद्रा क्या है, येन। नामाबिया की मुद्रा क्या है, तो जो साउथ अफ्रीका में मुद्रा चलता है आजकल, साउथ अफ्रीका ज्यादा ट्रेंड में रहेगा ब्रिक्स के सम्मेलन हेतु, तो जो आपका जो साउथ अफ्रीका में मुद्रा चलता है ना वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। आपका कहाँ पे, नामीबिया में। ये बड़े पैमाने पर चलते हैं रैंड, लेकिन नामीबिया का अपना भी मुद्रा है, ठीक है, नामीबियन डॉलर, ठीक है भाई। इसके अलावा यूरोपीय संघ की है ना जो ज्वाइंट मुद्रा है, साझी मुद्रा है, ये कौन है भाई, तो यूरो, है ना। इसके अलावा भूटान की मुद्रा क्या है, न्यूट्रगलम। इस प्रकार से भूटान की मुद्रा है। भूटान की भाषा क्या है, जोंगखा। भूटान में किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, बुद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। अगला है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण जारी किया है अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। 2023 खत्म हो गया, अब जो आएगा 8वां संस्करण आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है और ये लगातार 6ठी बार मिला है। दूसरा स्थान सूरत को दिया गया था और तीसरा स्थान नवी मुंबई को दिया गया था, जहां पे आपको जो है DY पाटिल स्टेडियम स्थित है ना। इसके अलावा स्वच्छ भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन पर करी गई थी। 5वां राज्य जो अभी आप दूसरा अभी स्वच्छता से हट के दूसरे चीज में आते हैं फैक्ट में, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी हुआ 2022-23 में, तो केरल को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान पंजाब को दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं डिफिनिट बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना 99% बच्चा पंजाब को टिक कर देगा, क्योंकि देखेगा भाई पंजाब में काफी ज्यादा चावल गेहूं गन्ना होते हैं, है ना। तो मान लो इसे खाद वाली बात है, केरल में कहाँ होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए जो है वर्क करके जाइए। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 अभी यही जारी हुआ है लेटेस्ट, है ना। 20-21 देख के मत भागिए, लेटेस्ट यही है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान केरल को और बिहार का स्थान यहाँ पे 19वां दिया गया है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार। दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया दूसरा एडिशन है। ये सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार को बताया गया, बिहार को सबसे ज्यादा गरीब राज्य बताया गया, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो आपका डाटा है कि कितने प्रतिशत बिहार में गरीब निवास करते हैं नीति आयोग के दूसरे MPI इंडेक्स 2023 के अनुसार, तो आप बताइएगा 33.76%। दिस इज VVI पॉइंट, है ना भाई। इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स, है ना, द ब्रोकन विंग्स, है ना, सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी के लेखक लेखिका कौन है, तो ये है जी सरोजनी नायडू। लेखिका है इनके सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत पाकिस्तान का राजदूत कहकर संबोधित किए थे, ठीक है, राजदूत कहकर संबोधित किए थे। सरोजनी नायडू भारत के महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी जो उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल के तौर पर कार्य करी थी, है ना। सुचेता कृपालनी भारत में पहले महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, इत्तेफाक है भाई। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, RK नारायण साहब है। द हंग्री टाइड, है ना, द रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, जंगलनामा, ये सब पुस्तक किसके, अमिताभ घोष के। अमिताभ घोष अगर ऑप्शन में दिया है किताब का नाम, लेखक पूछ रहे हैं, तो अमिताभ घोष की किताब को पकड़ने का एक नेचर सा फंडा है, मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो है इनके किताब में ना नेचर का जिक्र जरूर रहता है। आप चारों में देखिए ना, सब में नेचर है। द हंग्री टाइड, हंग्री मतलब होता है भूखा, टाइड मतलब जो समुद्र में आता है ना, टाइड, है ना, ज्वार भाटा, यहाँ से है। द रिवर स्मोक, है ना, तो यहाँ पे क्या रिवर। द लिविंग माउंटेन, माउंटेन क्या है भाई, नेचुरल है। जंगलनामा, जंगल क्या होती है, नेचुरल होती है। तो ये सब नेचुरल वाला चीज इसकी में जुड़े रहते हैं। द इंटरप्रेटर ऑफ मॉलेडीज, झुम्पा लहरी की किताब है। इनके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लेखक क्या है, अंधरुति राय। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, द डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये बेनजीर भुट्टो, है ना, पूर्व की बेटी, है ना, ये बेनजीर भुट्टो की जो है पुस्तक है। बेनजीर भुट्टो जो है मोहताज नहीं है अपने पहचान का,
ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह, इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन होम रूल, ये सभी के सभी लेखक जो है महात्मा गांधी जी है। इंडियन होम रूल, ठीक है। और होम रूल का जो मतलब इंडिया में चलाए थे वो कौन थे भाई? एनी बेसेंट और तिलक 1916 में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से दिए गए रासायनिक मिश्रण तथा उनके प्रमुख उपयोग के साथ मिलान कीजिए, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर जो हाथ में अलता लगाते हैं फिर हटाते हैं, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड माउथवाश, है ना, गुलगुला करते हैं, मेथोनोइक अम्ल कीटनाशक। ये सभी वेल मैच्ड है अपने आप में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो फिर मिलाने लगते हैं वीडियो रोक के। तो इसीलिए एक का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ही रखा हमने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर के द्वारा और मूर्ति के सांचा इत्यादि बनाने में, गृह उद्योग वगैरह में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम के निर्जलीकरण से होता है और इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CuSO4 ½ H2O। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल खाना बनाने में, बिस्किट वगैरह जो बेकरी में बनता है बंगला बिस्कुट, तो उसमें इसमें काम आता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र भी पूछता है, N2O होता है। इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल शल्य चिकित्सा में होता है, जो ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो है बेहोश किया जाता है। हीलियम गैस का इस्तेमाल वायुयान के टायर में भरने के लिए होता है, क्योंकि हीलियम अदाहा गैस होता है, इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती। गोताखोरों के द्वारा जो है सांस लेने में भी इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। तरल नाइट्रोजन में बीर्य को संरक्षित रखा जाता है। बीर्य जो आपका होता है मवेशी वगैरह या फिर आदमी के भी स्पर्म जो होते हैं, तो वहाँ उसको जो है आपको मतलब संरक्षित करके रखे जाते हैं ताकि खराब ना हो। ये तरल नाइट्रोजन में रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखा जाता है सोडियम बेंजोएट के द्वारा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित अजय कुमार का संबंध किस खेल से है? देखिए, एगो अजय सिंह है और एगो अजय सिंह जो है आपका वो वाला तो छत्तीसगढ़ का, जो पद्मश्री पिछले साल लिए थे, ठीक है। सॉरी, इसी साल, पिछले साल, अब 2023 तो पिछले साल ही हो गया ना, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भी पिछले साल का, ये 2023 का है, लेकिन हमको पढ़ना है पूरा साल भर, है ना। तो अर्जुन पुरस्कार 2023 में अजय कुमार है, और छत्तीसगढ़ का एक कलाकार और भी अजय था, लेकिन वो कला से है, ठीक है। तो वो पद्मश्री है, तो कंफ्यूज नहीं होना, और ये अर्जुन पुरस्कार है। तो ये ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है भैया। कौन? अजय कुमार, ब्लाइंड क्रिकेट से, है ना। अर्जुन पुरस्कार 2023 में कुल कितने आदमी को दिया गया? तो 26 खिलाड़ी को दिया गया, जिसमें एकमात्र जो है मेन क्रिकेटर मोहम्मद शमी है, ब्लाइंड क्रिकेटर है ये, तो ये मेन क्रिकेटर में काउंट नहीं होगा। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में करा गया था, और पिछले साल यानी 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ी को दिया गया था। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट होगा वो 23 वाला, 23 भी अब पिछले साल हो गया, और इससे पिछला बोला हूँ तो मतलब 22 वाला, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 2023 में रोसी बीना देवी बीसू, शीतल देवी पैरा आर्चर तीरंदाजी, सुनील कुमार रेसलिंग, सुशीला चानू हॉकी, इसे VVI करके रखिएगा, और ये क्वेश्चन छपेगा, मेरा ऐसा मन कह रहा है। इसलिए कह रहा है क्योंकि मीराबाई चानू, जैसे ही लोग चानू देखेगा वेट लिफ्टिंग मार देगा, क्योंकि चानू जी बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुशीला चानू जो है ये हॉकी से ताल्लुकात रखती है, तो इसीलिए, ठीक है भाई। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, अदिति गोपीचंद स्वामी, देखिए अदिति एगो अदिति अशोक भी है, एगो अदिति अशोक भी है। अदिति अशोक जो है पेशेवर महिला गोल्फर है ना, पेशेवर महिला गोल्फर है इंडिया का, ठीक है। तो ये गोल्फर है, लेकिन ये जो जिन्हें मिला है अदिति गोपीचंद स्वामी को, ये तीरंदाजी से है। ओजस परवीन देवताले, ये भी तीरंदाजी से है। दीक्षा डागर गोल्फ से है। तो इन सबको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लेटेस्ट साल में। 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार चिराग शेट्टी और आपका जो है सात्विक साईराज, दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं, दिया गया है। और एशियन गेम में युगल जोड़ी में भारत को पहली बार जो है स्वर्ण पदक बैडमिंटन के अंदर दिलाया, ये इनके जो है विशेष मायने रखा इनको पदक देने में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम 2021 में बदल दिया गया। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, और पहले विजेता विश्वनाथ आनंद साहब। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था। खेल में एक और पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1985 में शुरू हुआ था, है ना। और ये खेल के प्रशिक्षक को दिए जाते हैं, कोच को। भारत और अन्य देश के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास में किसका मिलान गलत किया गया है? जायर अल बहार कतर अपने आप में सही है, मैत्री थाईलैंड, सिन्यू मैत्री बांग्लादेश, बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर। कौन सा गलत है भाई? सिन्यू मैत्री जो है ना ये जापान के साथ है भाई, सिन्यू मैत्री ये जापान के साथ है, सिन्यू मैत्री ये जापान के साथ है, इसीलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि आपको गलत चूज करना है। सिन्यू मैत्री जो है ये भारत और जापान के वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है जो जापान के कोमात्सु में संपन्न हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोंकण संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। कोंकण रेलवे भी इंडिया में चलती है, आप जैसा कि जानते ही कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के है ना रोहा से स्टार्ट होते हुए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सफर तय करती है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 में बहुपक्षीय है, ये ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। जिमेक्स, सिलिनेक्स, सिम्बेक्स ये सब क्या है? तो जिमेक्स में देखिए भारत और जापान, सिलिनेक्स में भारत और श्रीलंका, सिमेक्स में भारत और सिंगापुर। तो ये नाम से आपको दिख जाएगा, इसीलिए इससे पूछे जाने की संभावना कम होती है। अल मोहद अल हिंद भारत और सऊदी अरब के बीच जो है सेनाओं का अभ्यास है, अल मोहद अल हिंद। इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट, घुमंतु एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 में भारत और मंगोलिया के बीच उलान बटार में हुआ है। मंगोलिया की राजधानी भी पूछा जाता है उलान बटोर होता है, और एक उत्तरी कोरिया की राजधानी भी काफी फनी है तो उन्हें भी पूछा जाता है पियोंग पियांग होता है, पियोंग पियांग। ये नॉर्थ जो है कोरिया उसका राजधानी है। साउथ कोरिया की राजधानी होती है जी सियोल। कहाँ होती है भैया? सियोल होती है। वो जो तानाशाह है ये नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है, इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड रूप है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड रूप है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। मोनोसैकेराइड मतलब एक वाला, डाई मतलब दो वाला, ट्राई या फिर टेट्रा मतलब तीन वाला है ना, टेट्रा मतलब चार वाला, माफ कीजिएगा, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ये केमिस्ट्री की पहाड़ा है। फिलहाल आपको इस सैकेराइड वाले में सिर्फ मोनो, डाई और पोली ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोनो, डाई और पोली। तो मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है? माल्टोज और सुक्रोज को हम क्या पढ़ते हैं भाई? डाइसैकेराइड के अंदर आएगा। यानी माल्टोज जब टूटेगा तो दो अलग अलग मोनोसैकेराइड बनेगा, और सुक्रोज जब टूटेगा तो भी दो अलग अलग मोनोसैकेराइड बनेगा, इसीलिए डाई मतलब दो का संयोग है। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुतों का संयोग है, तो ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज इत्यादि होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा बात करते हैं कि कोशिकाओं में भी आपने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो यहाँ पे जो आप किस बात से निकल के आया कि ये पॉइंट मैं लिखा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक जैसे बात को एक जगह बताऊंगा, तो यहाँ पे आपने सेलुलोज देखा, इसीलिए सेलुलोज से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि कोशिकाओं के यूकेरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप कहते हो जी सेलुलोज के। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। अब ये कोशिका भित्ति कहां पाए जाएंगे सेल वॉल? तो ओनली पादप कोशिका में। कहां पे मिलेगा भैया? ओनली पादप कोशिका में। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में जो पाई जाती है इस प्रकार की, वो होता है जी आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों में पाया जाएगा, जबकि सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। और पादप कोशिका के अंदर भी जो है विभाजन है यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको जो है अंतर बताने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया था कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा गरीब होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता, ये सब गरीबी छाई है इसके अंदर। इसीलिए गरीबी छाई है तो थोड़ा सा मजबूत वाले चीज से इसके कोशिका भित्ति बना दिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, यहीं से जो है इसको जो है भरपाई हुआ। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान लगा सकते हैं देहाती भाषा में कि जो ज्यादा गरीब है उसको जो है भगवान सपोर्ट करते हैं, तो इनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो है कोशिका भित्ति दिया है। ठीक है, गरीब आदमी को। इसके अलावा किसी खिलाड़ी को दक्षिणी तत्क्षणिक ऊर्जा होगा, यहाँ पे किसी खिलाड़ी को तात्क्षणिक ऊर्जा मतलब क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मोनोसैकेराइड लिए जाने की सलाह दी जाती है। जो एथलीट वगैरह होता है दौड़ने से पहले ग्लूकोज वगैरह की सलाह दे दी जाती है कि भाई एनर्जी आएगी। अब बच्चे लोग जो ग्रुप डी के दौर में जाता है वो भी करते होंगे। मानव शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट और वसा से होती है ना। तो इसमें भाई ये लिखने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि बच्चे विटामिन भी समझ लेते हैं कि भाई विटामिन भी खाते पीते हैं ना, तो उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए
देखिए विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से सिर्फ जो है इंटरनल जो प्रोसेस है उसको करने के लिए मतलब जरूरी है विटामिन, यानी उपापचयी प्रक्रम चलाने में मदद करती है विटामिन, जल, ये सब, ठीक है। वाटरों से जो है ऊर्जा नहीं मिल जाएगा आपको, है ना। मन शांत जरूर होता है, लेकिन ये मत कहिएगा वाटर से हमको ऊर्जा मिल गया, है ना। ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलेगा। वसा से ज्यादा मिलता है, थोड़ा 9.2 कैलोरी मिलता है, और आपका जो है कार्बोहाइड्रेट से 4.1 से लेकर 2 कैलोरी तक जो है मिल जाती है। इनके अलावा एशियाई बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? तो एशियाई बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता अपना हीरो जो है पंकज आडवाणी साहब। एशियाई बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोहा कतर में हुआ, जहां विजेता पंकज आडवाणी और उप विजेता ब्रिजेश दमानी है। ये क्वेश्चन मैं पहले बता दिया हूं, क्योंकि जब पंकज आडवाणी को आम वे में पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बिलीबियर्ड्स से, तो ये तो बहुत बड़ा भाई तीर मारे हैं, तो पूछेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा कई साल से एग्जाम में बने हुए हैं, है ना। इसके अलावा ना 1 मिनट, सिक्वेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसको काट दीजिए। सिक्वेस्ट चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन है भाई? मिस्र, और उप विजेता मलेशिया, ठीक है। विश्व सिक्वेस्ट चैंपियनशिप, ये विश्व को 20 लिखा गया है, विश्व, ठीक है। विश्व सिक्वेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? मिस्र, उप विजेता कौन है? मलेशिया। इसके अलावा विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के प्रतियोगिता ये कहाँ पे हुआ है? आयरलैंड में हुआ है। युवा तीरंदाजी है ये, है ना, यूथ आर्चरी, और पहला स्थान कोरिया को और भारत को यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, इसीलिए जगह रखता है गेम में, ठीक है। इनके अलावा 26वां वर्ल्ड बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 ये विजेता पंकज आडवाणी है। देखिए पंकज आडवाणी जो है एशियन बिलीबियर्ड्स के भी विजेता है, और पंकज आडवाणी जो है वर्ल्ड बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप के भी विजेता हैं, तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा विश्व शतरंज वर्ल्ड कप 2023 जो अजरबैजान के बाकू में हुआ है, विजेता कौन रहा है? कार्लस मैग्नस, और उप विजेता भारत के आर प्रागनंदा, जो पहली बार कार्लस मैग्नस को हरा के लैम्पलाइट में आ गए थे, और है ही इतने जुझारू, है ना। और ये मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? नॉर्वे के। ये आपके पूछे गए थे अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें, कि किस देश के हैं, ध्यान रखें। अभी तक पीडीएफ में 3 जगह गलती है, मैं आपको करेक्ट करके दूंगा, मन में बिल्कुल राग द्वेष मत रखिएगा मेरे भाई। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मदद लेता हूं टाइप करवाने में। बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? देखिए बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 2005 में लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में लगा था। कहीं ना कहीं अपने माथा में ये दोनों चीज जरूर रखिएगा बिहार के एग्जाम में बैठने से पहले। बिहार के जो पहले राज्यपाल थे ये नित्यानंद थे, और पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण थे, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, ठीक है भाई, महिला में से, है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा माफ कीजिएगा, ये जो बिहार के राज्यपाल है ना, ये जो है नित्यानंद के समय जो है आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है भैया, है ना। जयराम दौलत राम जो है पहला राज्यपाल हुआ करता था बिहार का, न कि नित्यानंद, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसके अलावा जब किसी राज्य सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे उस राज्य में सीधे सरकार का शासन लागू करना होता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी अब राज्य के द्वारा जो चल रहा था कानून व्यवस्था, वो डायरेक्ट चला जाता है कहां पे? केंद्र के द्वारा। सरकार जो है केंद्र से चलने लगती है, तो इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, है ना। और राज्यपाल के माध्यम से करते हैं ये सब चीज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो 1951 में पंजाब के अंदर लगा था, और 2 साल तक रहा था, 1953 तक, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? तो 3 साल तक हो सकता है मैक्सिमम राष्ट्रपति की शासन की अवधि, ठीक है। इसके अलावा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण, राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, यहाँ पे बराबर लिखा है, यही मैं बताया, वहां पे नित्यानंद बोल दिया था, माफ कीजिएगा, फिर मैंने रिवर्ट करके आपको बताया था, है ना। पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, महिला वाली, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बिहार के कुछ डाटा हैं। इनके अलावा जो है यहाँ से 2 आर्टिकल और याद रखेंगे। एक तो 360 याद रखेंगे जो वित्तीय आपात से है, जो इंडिया में अभी तक बोहनी नहीं हुआ है, और एक आपका 352 है, ये राष्ट्रीय आपात से है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर
पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था, तो आप कहते हो जी 1975 में इंदिरा गांधी के समय, और उसी साल जो है आपका सिक्किम भी राज्य बना था। तो ये दोनों को हम एक के साथ याद रख लेते हैं। इन्हीं के समय जो है आपका पहली बार विश्व वर्ल्ड कप भी 1975 में ही शुरू हुआ था, पुरुष वाला, है ना। तो ये सब एक ही साथ याद रखने की चीज है। ओट्टुथुलाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, केरला से। केरल के अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में किसकी पूजा, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की, है ना। इनके अलावा केरल के अन्य त्योहारों में त्रिशूर पूरम क्या होता है, त्रिशूर पूरम, ओनम, विशु। ओनम क्या दिन चलते हैं, तो लगातार 10 दिन तक। इसके अलावा ये बीसू क्या है, मलयाली नववर्ष है, यानी केरल का नवीन वर्ष है। हमारा नवीन वर्ष 1 तारीख को नहीं हुआ है, अप्रैल महीना में आएगा इंडिया में हर कोने में। इसके अलावा यक्षगान, करगा, कुनीथा, भुतकोला, ये सब कर्नाटक के नृत्य हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों में एक ही नाम से नववर्ष मनाया जाता है। इसका नाम है जी उगादी। क्या नाम है, उगादी, उगादी, उगादी। इसके अलावा दुमहल, रौफ और पुष्कर उत्सव, है ना, ये आपके कहाँ पे होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं। देखिए पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में होता है ना। अब पुष्कर उत्सव कहेगा ना, तब जम्मू कश्मीर मारिएगा, ठीक है भाई। दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग जगह है। स्पुतनिक, गुस्टर, लोसार, हिमीस, ये सब लद्दाख में मनाए जाने वाली त्योहारों में से हैं। बिरहोर, रोहिणी, सरहुल, छऊ, ये सब कहाँ पे होगा, झारखंड में होगा। सरायकेला का छऊ है वो पुरुलिया का होता है पश्चिम बंगाल में, वो मयूरभंज का होता है कहाँ पे, उड़ीसा में। 3 जगह होता है छऊ। इसके अलावा कोया, गोटीपुआ, ओडिसी, घुमरा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा का जो जगह था मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था पीछे के कुछ क्वेश्चन में। ब्रिटा डांस, गंभीरा डांस, है ना, गंगा सागर मेला, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। और ब्रिटा डांस जो है किस रोग को दूर भगाने के लिए किया जाता था, तो चेचक रोग को दूर भगाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा बिराना नाट्यम, बिलासनी नाट्यम, कुचिपुड़ी, लंबाडी, ये सब कहाँ के भाई, आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपके जो है नृत्य, ठीक है। इसके अलावा नाट्यम में एगो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, ये आपका कहाँ पे, तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम को ही सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सादिर कहा जाता है इसे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना शॉर्ट फॉर्म, की शुरुआत कब हुई थी, 2017 में। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण सेक्टर के प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, प्रत्येक व्यक्ति कहने का मतलब एपीएल और बीपीएल बाद में रिफॉर्म किया गया, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एपीएल बीपीएल, एपीएल मतलब जो अमीर प्रवृत्ति के लोग हैं, बीपीएल मतलब बिलो पोवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, है ना, इन सभी को। लेकिन शहरी क्षेत्र में खाली गरीबों को दिए जाने की बात कही थी बिजली। इनके अलावा प्रधानमंत्री उजाला योजना, एलईडी वाला बल्ब का जागरूक कराना और जो है ब्लॉक के द्वारा दिया जाना, 15 में आया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से 2016 में आया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेहड़ी के विक्रेता यानी जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए कोरोना काल में जब उसके बिजनेस चौपट हो गए तो उनके लिए एक आर्थिक लोन जो है मुहैया कराते हैं कम दाम पर, मतलब कम लोन, कम ब्याज दर पे। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था, मैक्सिमम लोन सीमा इसमें 10 लाख रुपए की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में आया था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं। इसके अलावा हाल में ही विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो हाल में ही विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत ब्रिजेंद्र नवनीत जो है आपका नियुक्त हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ नहीं था, जो रिप्लेस किए थे किसको, गैट को, है ना, गैट को रिप्लेस किए थे विश्व व्यापार संगठन। जैसे योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग, उसी प्रकार से जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से, है ना। विश्व बैंक में भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा जो है वर्तमान में हेड है, डेविड मालपास का स्थान लिए है, भारतीय अमेरिकी नागरिक है, बड़े गर्व की बात है जी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा पे हुआ था। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फुल फ्लेज में काम करने की बात अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया है तो 1945 मार के आइएगा, सही होगा, ठीक है। स्थापना की बात कहेगा तो 1944 में, 1944 और 1945 ये दोनों स्थापना में लिखा है आपके ऑप्शन, तो 1944 टिक कीजिएगा। और 1945 से स्टार्ट होता है तो 1945 टिक करके आइएगा। सब कंडीशन आप समझ गए, आई होप, है ना भैया। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, ग्लिसरॉल, सोडियम कार्बोनेट, बोरॉक्स, इसके अलावा सोडियम सिलिकेट। तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल जो है ये कपड़े धोने की साबुन में काम नहीं आते हैं। ग्लिसरॉल वगैरह दाढ़ी बनाने के जो क्रीम होते हैं उस वगैरह में आ जाते हैं, है ना, लेकिन कपड़े धोने के साबुन में नहीं आएगा, क्योंकि कपड़ा धोने का जो साबुन होता है ना कठोर साबुन होता है, कठोर साबुन, है ना, कठोर साबुन होता है कपड़ा धोने का साबुन, तो इसमें नहीं आता है ग्लिसरॉल, है ना। कपड़ा धोने के साबुन या अपमार्जक, अपमार्जक से सर्फ समझ लीजिएगा। सोडियम
बाइकार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जा सकता है। धोने वाला सोडा का तो नाम है धोने वाला सोडा, तो इसका प्रयोग कर लिए तो क्या गलती हो गई, है ना। जल में अपमार्जक या कपड़ा धोने के साबुन मिलाने से जल की क्या हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाती है। अब पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होती है, कपड़े की जो है ना, कोने कोने में घुस जाता है। जैसे मच्छर मारने का पहले प्रचार आता था अलआउट वगैरह का, ठीक है, तो कोने कोने में घुस जाता है वाटर और आपको जो है कपड़ा साफ होता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक पदार्थ के निर्माण में करी जाती है। कपड़ा धोने वाले साबुन की प्रकृति, है ना, कैसी होती है ना, मतलब करी साबुन होती है। करी मतलब यहाँ पे हार्ड से है, हार्ड साबुन होता है, ठीक है, कपड़ा धोने वाला। यह सोडियम के लवण होते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि जो धोवन साबुन होता है ये किसके लवण होते हैं, आपके ऑप्शन होते हैं एप्सन के लवण, है ना, सोडियम के लवण, इसके अलावा आपसे होता है पोटासियम के लवण, एगो और कोनो दे देगा, ठीक है। तो सोडियम के लवण होते हैं आपके कपड़ा धोने वाले साबुन सौरभ। इसके अलावा जो आपका नहाने वाला साबुन होता है ना, वो मुलायम होता है, आप देखिएगा घरों में, तो ये जो होता है आपका किसके लवण होता है भाई, ये होता है आपका पोटासियम के लवण। यहाँ पे लिखा है देखिए, जो साबुन होता है ना नहाने वाला, ये पोटासियम के लवण होता है, ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। ये सीधे नाम के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बच्चे पूछ देता है ना तो उनको लगता है कि अरे सीधे सीधे थोड़ी पूछेगा, दूसरा ऑप्शन कोई मार दो, तो गलती हो जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल से जो कृत्रिम घी, डलडा वगैरह बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा किया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि धन विधेयक पर जो लोकसभा का एकाधिकार है लगभग, तो ये किस आर्टिकल में इस प्रकार का जिक्र है, तो आर्टिकल 109 के 1 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है डायरेक्ट। इसके अलावा धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लेने के लिए जिम्मेवार अधिकारी कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है मेरे भाई। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति तो नहीं करते हैं लेकिन चुन लेते हैं अपने में से ही, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति। इसके अलावा अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, बजट जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ था। प्रथम लोकसभा कब अस्तित्व में आया था, 1952 में, यानी चुनाव होगा तब ना कार्यवाही स्टार्ट होगा मेरे भाई। तो चुनाव हो संपन्न कब हुआ, 1952 में। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा कब अस्तित्व में आया, तो बताएगा 1952 में। इसके अलावा लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है या निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यता हेतु आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितनी होती है, 10वां हिस्सा कुल सदस्यों का। लोकसभा सदस्यों का तथा लोकसभा का कार्यकाल समान स्थिति में कितनी होती है, 5 वर्षों की, परंतु इसे समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल का प्रयोग करके, 85। वर्तमान में लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 550, जिसमें कहां से आते हैं, तो 20 सदस्य जो है आपका यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 20। अब रहे भाई 530 आ सकते हैं राज्य से, लेकिन अभी जो हमारा लोकसभा चल रहा है ये 543 पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में सीटों, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, इन सब में सीट को कब तक अपरिवर्तित रखी जाएगी, 2026 तक। इससे पहले कोई भी विधेयक भी पास नहीं हो सकता कि भाई सीट बढ़ाओ घटाओ, ठीक है भाई। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा फिल किए जाते हैं। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 80 या बिहार से क्या गो 40 गो, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 या बिहार से राज्यसभा में 16 गो, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक और बच गया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 और बिहार के राज्यसभा में 243, तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। इसके अलावा राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये भी 1952 में हुआ था। राज्यसभा भारतीय संसद के उच्च सदन है, इसे राज्यों का सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यता हेतु आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, परमानेंट होता है, अस्थायी होता है, इसीलिए इसे विघटन नहीं किया जाता, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आप करोड़ों बार एग्जाम में देखे होंगे। अर्थात राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है ना। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं ना, उनके 6 वर्षों का मतलब कार्यकाल होता है, और प्रत्येक दूसरे साल में जो है ऐसा अरेंजमेंट होता है कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कुल सदस्य का 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, कितने, 31। भारत का संसद जो है ये कहां से मिलके बने होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बने होते हैं हमारी संसदी, है ना, संसद। इसके अलावा हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है, सभी जानते हैं कि रक्त की थक्का नहीं जमता है, लेकिन आने वाले समय में एग्जामिनर चालाक हो जाए और आपको जो है विज्ञान के फॉर्म में, लैंग्वेज में आंसर दे दे, तो क्या कहिएगा, इस प्रक्रिया में प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाती है या नहीं होती है, ठीक है। जब प्रोटीन की संश्लेषण रुक जाती है या नहीं होती है, तो जो ब्लड को क्लॉट होने के लिए शरीर के अंदर जो प्रोटीन के कई पार्ट भाग
लेते हैं वो नहीं ले पाते हैं और ब्लड की थक्का जो है नहीं जमता है। अरे भाई खाली विटामिन के नहीं ब्लड के थक्का जमाने में मदद करते हैं, मैं एक दिन विस्तार समझाऊंगा। विटामिन के तो बाहरी चीज है जो आप लेते हो ब्लड की क्लोट होने के लिए, खाना जरूरी है, उसकी कमी से भी नहीं होता, लेकिन इंटरनल चीज भी भाग लेते हैं, जैसे रक्त के बिंबाणु वगैरह भी भाग लेते हैं। रक्त के थक्का जमने हेतु प्रोटीन भाग लेते हैं, कई प्रोटीन, अर्थात हीमोफिलिया रोग में रक्त की थक्का आसानी से नहीं जमते। रक्त की थक्का जमने के अंदर शरीर के अंदर बिंबाणु भाग लेते हैं, बिंबाणु को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका एज अगर आने वाले समय में गलती से पूछ ले, क्योंकि अगर आप लाल कण और श्वेत कण का तो पूछते ही है, श्वेत कण का क्या बताया हूँ 2 से 4 दिन, अगर 2 से 4 दिन नहीं है तो 2 से 5 दिन, ठीक है, या फिर 3 से 5 दिन भी रहता है ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा 20 से 120 दिन आपका रहता है किसका भैया? लाल रक्त कण का। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो इसका जो बिंबाणु है ना, जो आपका ब्लड क्लोट में भाग लेते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइट, इसका एज होता है 8 से 10 दिन, यानी 10 दिन से कम होता है, 7 से 10 भी हो सकता है ऑप्शन। इसके अलावा रक्त की थक्का विटामिन के कमी के कारण भी नहीं जमेगा, ये बाहरी चीज है। विटामिन इंटेक करते हैं बाहर से, लेकिन संश्लेषण हो सकता है विटामिन डी का शरीर के अंदर में थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए के कमी के कारण आंख की रोग होती है, जैसे मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, जीरोप्थेल्मिया, है ना, ईटीसी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। गोल्डन फाइबर एक जो है, गोल्डन फाइबर विटामिन ए का, अच्छा गोल्डन फाइबर नहीं भैया, गोल्डन चावल, है ना, गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है ना। इसके अलावा गोल्डन फाइबर तो जूट को कहते हैं भाई, जूट को, तो जूट विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, एकदम दिक्कतें हो जाएगा, है ना। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी होते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी5 को पेंटथनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी6 को पैरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और यही कोबाल्ट 60 का जो कोबाल्ट का अपरूप है, इसे कैंसर के इलाज में हम इस्तेमाल करते हैं। रेडॉन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इनर्ट गैस है, ठीक है। तो ये दोनों को भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना, कि इसके इलाज में कोबाल्ट 60 और आपका जो है रेडॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा जो है विटामिन बी और सी भैया जल में घुलनशील होते हैं, एक के छोड़ो दो, है ना, बी और सी ये छोड़ दो, लगातार 2 जल में घुलनशील है। अब बाद बाकी जो बच गया वो आपका फैट सोल्यूबल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एकरा कमी से जो है त्वचा और स्कर्वी रोग होगा, जिसमें मसूड़ों से खून आता है ना। सिट्रस फल जो भी आंवला वगैरह, नींबू वगैरह, ये सब विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश सबसे सस्ता जो है इसके मतलब जरिया है। विटामिन डी के कमी से हड्डी की रोग, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स वगैरह, जिसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में थोड़ी मात्रा में हो सकती है। विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, इसे टेकोफेरोल कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट और आपका जो है बरौनी तेल शोधन कारखाना, ये दोनों का स्थापना एक के साल हुआ था 1964 में। और मजे की बात है कि दोनों में सहयोगी देश जो है रसिया था। रसिया हमारे शुरू से जो है हमारा सहयोगी देश रहा है। 1964 में जो है दोनों को इन्हीं के सहयोग से किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट तत्कालीन बिहार के बोकारो में, जो वर्तमान में कहां पे है? झारखंड के अंदर है। इसके अलावा बिहार के बरौनी में, बरौनी स्टेशन है, बरौनी स्टेशन, मोकामा बरौनी, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है तेल शोधन कारखाना जो है रिफाइनरी 1964 में रसिया के सहयोग से। टिस्को जो है ना, TISCO, टिस्को, तो ये टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। और ये जो है अच्छे एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि टाटा साहब का नाम जुड़ा हुआ है। टाटा साहब अपने आप में जो है ना बहुत बड़े हस्ती है ना, भगवान उनको और दे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, जिससे जो है लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। और भी लोग अमीर हैं डोनेट के नाम पे, तो आप जानते ही हैं उन लोगों को, है ना। इसके अलावा दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, तथा भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है रूस के सहयोग से 3 फैक्ट्रियां सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। निम्नलिखित में से ग्रहों में किसका व्यास सबसे अधिक है? शनि, अरुण, बुध, वरुण। अब व्यास केकरो डायामीटर छोटा रहेगा, केकरो बड़ा रहेगा, तो कौन बड़ा होगा भाई? अभी दोनों में से देखने से पता चल रहा है कि इसका डायमीटर बड़ा है, मतलब इसकी जो है आकृति बड़ी है, इसकी छोटी है। सिंपल सी बात। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सबसे बड़ा है, ठीक है। तो शनि, पृथ्वी, बुध, अरुण, इन सभी को देखते हुए शनि सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रह का क्रम अगर आपको याद हो गया ना, तो ब्रह्मांड आधा आपका समाप्त हो जाता है। और मैं एक बार 2 बार नहीं, ये 4थी बार बता रहा हूँ। 57 में बताया था,
21 वाले में बताया था, बिहार एसएससी में बता रहा हूँ, जीडी में भी बता चुका हूँ, है ना। तो बच्चे यही है कि अगर आप मेरी क्लास को अटेंड करते रहोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ जो है आपके जेहन में बैठ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसे बताए बिना नहीं रह सकता मैं, मुझे लगता है कि हर एक मतलब सेपरेट क्लास जिसके लिए चलाया रहा हूँ मैं उसमें बता देना चाहिए, है ना। सबसे विस्तृत ग्रह जो है ये बृहस्पति है, इसका व्यास आपके सामने है 14,2,9,8,4 किलोमीटर तथा शनि का है 12,0,536 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति, दूसरी सबसे बड़ी ग्रह शनि। अब जो है ग्रहों के बढ़ते हुए आकार के सबसे बड़े के अनुसार जो अवरोही क्रम होगा, यानी सबसे बड़का से सबसे छोटका की तरफ हम चल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है मेरे भाई। अरुण, वरुण, शुक्र, मंगल, बुध। आपको कैसे याद रखना है कि पृथ्वी हमारा होता है 5वां, ठीक है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 तो याद रख सकते हो ना। यहाँ से अभी नहीं समझ में आएगा, पहले और कुछ समझा देता हूँ इस फिगर से, तब पूरे समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए भैया देखिए, ये है जी आपका सूर्य, ये पीला कलर का सूर्य के जहां से प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, है ना। इनके अलावा सूर्य के जो सबसे बाहरी ये वाली जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं किरीट और कोरोना। क्या कहते हैं? किरीट और कोरोना कहा जाता है, कोरोना बीमारी भी होता है। इसके अलावा जो सूर्य की टेम्परेचर है इसे आप पैरोमीटर से ही माप सकते हैं, अन्यथा किसी मीटर से नहीं, है ना, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है। इसके अलावा सूर्य से संबंधित चीज को आप सोलर कहते हो और चंद्रमा से संबंधित चीज को आप लूनर कहते हो। क्या कहते हो? लूनर, ठीक है भाई। इसके अलावा सूर्य जो है ये क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। सूर्य को और क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का मुखिया कहा जाता है। ये है जी ब्रह्मांड का मुखिया कहा जाता है। सूर्य के अंदर क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है, संलयन। इसीलिए हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा का कैसा रूप है? तो ये है आपका गैर परंपरागत रूप या फिर नवीकरणीय स्रोत। क्या है भाई? नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है मैं आपको पहले ही पास्ट में बता चुका हूं। तो ये सूर्य से है। सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी, मान लीजिए ये है आपका जी पृथ्वी, ये गोलू है ना, तो यहां से सबसे नजदीक है। लेकिन सूर्य के बाद जब कहेगा ना तब आपका होता है जी प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा घड़ी भी आता था पहले, ठीक है। तो ये आपका जो है सूर्य के बाद है, ठीक है। तो ये सूर्य के बारे में था। अब सूर्य के निकट जो है सबसे पहले आप बुध देख रहे हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है आकार के अनुसार, इसीलिए अपने पिता यानी मुखिया हुआ घर के, तो घर का मुखिया कौन? जनरली पिता हमारे कल्चर में, है ना। तो ये जो है अपने पिता के पास बैठे हैं। बाद बाकी आपको दिन का क्रम पढ़ देना है। हम जनरली रविवार से देख लेते हैं। रविवार कोई ग्रह होता है क्या? तो होता ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? सोमवार ग्रह होता है? नहीं होता है। मंगल होता है? हाँ जी, मंगल ग्रह तो होता है, मंगल ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। पहले क्या है और समझ लीजिए। सबसे छोटकू बैठा है सूर्य के पास, है ना। 2 बहन हमेशा देखेंगे एक ही जगह बैठे रहते हैं। पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह कहलाती है। तो शुक्र पहले है और पृथ्वी को आपको याद रखना है कि 3 नंबर पे। छोटकू 1 नंबर पे, पृथ्वी 3 नंबर पे, और बीच में दोनों बहन है, तो 2 नंबर पे आपका शुक्र आ गया। अब दिन का क्रम पढ़ते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो अब मंगल आ गया 4 नंबर पे। मंगल कहाँ गया भाई? 4 नंबर पे, है ना। 4 नंबर पे इसमें मंगल नहीं है। हाँ, इधर है, यहाँ रहा मंगल, ये रहा, ये है मंगल, यहाँ पे दिया गया है ना। ये चौथा लाइन पे दिया गया है, ठीक है। तो मंगल हो गया। फिर मंगल के बाद बुध आना चाहिए था, लेकिन बुध तो पहले ही छोटा होने के कारण बाप के पास बैठा है, तो बुध तो ऑलरेडी फिल हो गया, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर बृहस्पति तो आएगा ना, तो मंगल के बाद देखिए बृहस्पति है, मंगल के बाद बृहस्पति है ना। अच्छा, ये जो है आपके विस्तारिता के अनुसार सजाया गया है। मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, ये रहा बृहस्पति, है ना। बृहस्पति के बाद शुक्र तो पहले ही आ चुका है, तो शुक्र नहीं। फिर शुक्र के बाद क्या होता है? दिन में शनि, तो शनि यहाँ आ गया, और लास्ट में अरुण, वरुण। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें याद करना है। इसके अलावा जो 4 नजदीक के ग्रह है ना, इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, या फिर इसे खुले आंख से देखते हैं, या फिर इसे सॉलिड ग्रह भी कह सकते हैं। 4 दूर का जो ग्रह है इसे जोवियन ग्रह कहते हैं, गैसीय पिंड के रूप में है ये, इसे खुले आंख से नहीं देखा जा सकता, है ना। ये सब ठीक है। इसके अलावा इतना चीज कर लिए तो सब कुछ हो गया। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानामीड बृहस्पति के पास है। बिना उपग्रह वाला 2 ग्रह बुध और शुक्र है। ये फिगर से ही बताना चाहिए, ज्यादा समझ में आता था।
तारे जो है पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं पूर्व के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, इसीलिए तारे जो है पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देता है, गौर कीजिएगा। सबसे अधिक घूर्णन कक्ष किसकी झुकी हुई है? अरुण की, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को जो है हरा ग्रह भी कहा जाता है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को, और अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर क्या होता है? जिस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम मानी जाती है, और अपसौर क्या होती है? अधिकतम दूरी पे होती है पृथ्वी के मतलब रिलेशन में, है ना। पार्थिव ग्रह, जोबियन ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह, ये सब बता दिए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि सभी चीज़ों को अपने मन में दोहरा लीजिए, पहले पढ़ा दिया हूँ, ठीक लीजिए, है ना, देख लीजिएगा, पढ़ा दिए हैं भाई, इसलिए दोहरा दीजिएगा, रिपीटेशन जरूरी है। इसके अलावा किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? संवेग मास गुने वेलोसिटी होता है, तो द्रव्यमान और गति पर निर्भर करेगा। सिंपल सी सूत्र पूछ रहा है आपसे। संवेग द्रव्यमान और गति के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। संवेग कैसा है मात्रक? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, kgms के पावर -1, इसीलिए मैं नीचे में लिख दिया हूँ। संवेग को न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से जोड़ा जा सकता है, और बल के व्यंजक भी द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। पहली नियम से बल का परिभाषा, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। संवेग के परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग और संवेग दोनों की बीमा सेम होती है, mlt इनवर्स, टी इनवर्स हो जाता है भाई, बट्टा से जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाता है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों की मात्रा क्या होता है? जूल। सदिश राशि के कुछ उदाहरण लिखते हैं। बल हो जाए, संवेग होता है, आवेग होता है, त्वरण, विस्थापन, वेग, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, कोणीय गति, ये सब जो है ना सदिश राशि के उदाहरण है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश में है ना दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय। अब सदिश में देखें तो हम जो वो वाला बात है ना, ये बहुत दिखेगा, वो है ना, तो मैं इसी से अभी तक याद रखा हूँ जनरली, है ना, इसी से मैं एग्जाम में मारता था, है ना, जैसा कि आप सदिश में बहुत कम देखेंगे ऐसा चीज, ठीक है, तो इससे मैं याद रखा था। इनके अलावा छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी कहाँ पे है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। छोटा नागपुर की पठार भारत में रूर कहलाता है, क्योंकि ये खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहा जाता है। दक्कन के पठार के सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? अनायमुदी। अनायमुदी अपने आप में पश्चिमी घाट की भी टॉप बिंदु है, कार्डेमम हिल, इलायची पहाड़ी, है ना। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर किसे कहते हैं आप तो सभी जानते हैं ना, 3 भाग जल होना चाहिए और 1 भाग स्थल, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय, है ना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या फिर प्रायद्वीपीय कहिए, या फिर साउथ रीजन का, यानी वेस्टर्न रीजन, माफ कीजिएगा, वेस्टर्न रीजन या पश्चिमी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी। ये कहाँ पे है? अनायमुदी के अंदर स्थित है, इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डेमम हिल कहते हैं, केरल के अंदर है, ये सबसे ऊंची पीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है भारत का। भारत में कितने हॉट स्पॉट है? 4 हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला। इनसे निकलने वाली नदी के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर बता चुका हूँ। अब देखिए, भारत की सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये पूर्णतः भारत का नहीं है। पूर्णतः भारत का कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितना है? 8611, और कंचनजंगा की हाइट है 8586, तो ये भारत का पूर्णतः है, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है ओवरलैप करता है, इंडिया के बाहर भूभाग में चला जाता है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नंगा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी श्रीमती, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी, सैडल पिक, है ना। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? देवगिरी, मालवा, द्वार समुद्र, वारंगल। देखने से पता चल रहा है मालवा। मालवा जो है ये उत्तर अभियान में शामिल है, न कि दक्षिण अभियान में शामिल है। मालवा अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान की उत्तर अभियान में शामिल है ना। अन्य उत्तर अभियान में आएंगे तो रणथंभौर को विजित किया था, चित्तौड़ को किया था, मालवा को किया था, धार, चंदेरी, जालौर को किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के सेकेंड शासक हुए। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर थे? तो आप कहिएगा अमीर तुजुक पद के थे। भैया, जब बाबर के मुगल वंश की स्थापना करने से पहले पूछा जा सकता है कि कौन से पद पे थे, तो फरगना के शासक थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को क्यों नहीं पूछेगा? कोई गलती थोड़ी किया है ना। तो ये भी पूछा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो है शासन अवधि ये आपका 1296 से 1316 था, और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी खुद अपना नाम रख लिए थे। इसके काल में निम्नलिखित बात हुई
उत्तर भारत विजित किए, दक्षिण भारत विजित किए, जैसे कि कौन कौन सा स्थान के ऊपर मैं लिख दिया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के लिए किसे चुना था? मलिक काफूर, जो उनका गुलाम भी था, है ना। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय मंत्रिपरिषद में कुछ चीज जैसे दीवाने वजारत ये प्रमुख होते थे, इसके वजीर, दीवाने आरिज सैन्य मंत्री को कहते थे, दीवाने रसालत ये विदेश विभाग से संबंधित थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा चलाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए हम याद करते हैं इसे। इसके अलावा बाजार निरीक्षक को बरीद मंडी कहा जाता था तथा बाजार अधीक्षक को सहना ए मंडी कहा जाता था। आधा बच्चा निरीक्षक और अधीक्षक में ही कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है भाई, है ना। तो याद रखिए सीधे सीधे, निरीक्षक को बरीद मंडी और अधीक्षक को सहना ए मंडी कहा गया था। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा इत्यादि का निर्माण भी करवाया था, ठीक है भाई। नवंबर 2023 को भारतीय सेवा और बीआरओ ने कहां पर बेली ब्रिज का काम पूरा किया है? तो सिक्किम में बेली ब्रिज बनाया गया है बीआरओ और भारतीय सेना के द्वारा। बीआरओ की स्थापना 1960 में बता दिए थे। अध्यक्ष के तौर पे जो सिलेक्ट हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सड़क होता है कौन बनाता है, किसके अंडर आते हैं? तो बीआरओ के अंदर आते हैं, है ना। इनके अलावा देखिए एक एलओसी पिक्चर भी बना है। तो बच्चे क्या समझते हैं जनरली एक ही एलओसी है जो सीमा तय करता है हमारा, नहीं, एलओसी और एलएसी दोनों है। एलओसी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना की बाउंड्री, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, अलग से मुझे याद आ गया अचानक मैं लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा भारत में बिक्री कर के स्थान पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कब लगाया गया था? तो 2005 में। वैल्यू एडेड टैक्स और बिक्री कर में क्या अंतर था? तो बिक्री कर जो है ये फाइनल प्रोडक्ट पे लगाया जाता था। वैल्यू एडेड क्या है कि उस चीज के बनने की जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टैक्स बदलते जाते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है 2015 में आया था, ये उत्पादन के प्रत्येक चरण पे लगाया जाता था, ठीक है। भारत में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के 1 जुलाई 2017 से क्या लगाया गया? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। इसके अलावा जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 104वां। जीएसटी से संबंधित जो है संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 279A। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। कहां से आते हैं? 31+2। 31 कहां से आते हैं? सभी स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज से, और 2 को कहां से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। 33 के समय पे एक और क्वेश्चन कौन सा होता है? 33+1 34। 34 क्या है भाई? वर्तमान में आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या हो जाती है 33 जज, और एगो जो है सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब। परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं। दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। जाहिर सी बात है कंटेंट ज़्यादा है तो समय तो लगेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपका सिंपल सी वही मोबाइल नंबर है 93 72 69 32 25, और या फिर इसी मोबाइल के व्हाट्सएप लिंक बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।